बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ कंसोलिडेशन। आज की इस वीडियो में हम इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। हमने अपनी लास्ट दो वीडियोस में बिजनेस कॉम्बिनेशन के नतीजे में जो गुडविल अराइज हुई उसके हवाले से डिस्कशन की थी कि गुडविल को हम किस तरह से अकाउंट फॉर कर सकते हैं, गुडविल को हम किस तरह से वर्कआउट कर सकते हैं। तो बेसिकली गुडविल के लिए और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के लिए हमारे पास दो मेथड्स अवेलेबल थे। हम चाहें तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को सब्सिडरी के आइडेंटिफाइबल एंड एसेट्स के प्रोपोर्शनेट शेयर पे कैरी कर सकता है। इस केस में हमारे पास जो गुडविल अराइज होती है उसे हम पार्शियल गुडविल कहते हैं। और हम चाहे तो एनसीआई को फेयर वैल्यू पे कैरी कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास जो गुडविल वर्कआउट होती है वो हमारे पास फुल गुडविल मेथड कहलाई जाती है। अभी जो गुडविल आपने एक बिजनेस कॉम्बिनेशन में एज एसेट कैपिटलाइज की, ये आपका एक एसेट है क्योंकि इससे आपको एक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। तो हमें एज पर आईएस 36 इसकी एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी है। आईएस 36 ये कहता है कि कुछ एसेट्स पे एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्टिंग और कुछ एसेट्स पे इंडिकेटर बेस्ड इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की जाती है। जब भी इंटरनली एक्सटर्नल इंडिकेटर्स हो कि आपका एसेट इम्पेयर हो गया तो आपको इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी पड़ती है। कुछ एसेट्स ऐसे भी हैं जिनकी एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की जाती है। आईएस 36 के हिसाब से अगर एक एसेट की कैरिंग अमाउंट उसकी रिकवरेबल अमाउंट को एक्सीड कर जाए तो हम कहते हैं कि हमारा एसेट इम्पेयर हो गया। ये जो बिजनेस कॉम्बिनेशन में आपने गुडविल को रिकॉग्नाइज किया है, आप इसकी एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करोगे इररिस्पेक्टिव कि आपके पास कोई एनी स्पेसिफिक इंडिकेटर इफ इम्पेयरमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। हमने हर साल इसकी लाजमी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी है। ये जो गुडविल की इम्पेयरमेंट है का एग्जामिनर एज अ परसेंटेज दे सकता है कि आपकी गुडविल 10% से 20% से या 30% से इम्पेयर हो गई है। तो जो भी गुडविल का आपने नंबर वर्कआउट किया उस पर आप परसेंटेज अप्लाई करोगे तो आपके पास इम्पेयरमेंट का नंबर आ जाएगा। इसी तरह से आपका एग्जामिनर गुडविल की इम्पेयरमेंट का आपको मॉनेटरी अमाउंट दे सकता है कि आपकी गुडविल 200 करेंसी यूनिट्स 300 करेंसी यूनिट से इम्पेयर हो गई है। तो जो भी गुडविल आपने वर्कआउट किया अकॉर्डिंगली आप उसे इम्पेयरमेंट के अमाउंट से रिड्यूस कर दोगे। सवाल ये क्रिएट होता है कि अगर आपने गुडविल को रिकॉग्नाइज किया और सब्सिक्वेंटली वो गुडविल आपकी इम्पेयर हो जाती है तो इस इम्पेयरमेंट को हमने बिटवीन द पेरेंट और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट किस तरह से अकाउंट फॉर करना है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपने अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को किस तरह से मेजर किया। अगर तो हमने नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफाइड एसेट पे मेजर किया है, यानी कि हमने गुडविल सब्सिडरी एज अ होल नहीं, सिर्फ करंट के पोर्शन की गुडविल को वर्कआउट किया, यानी कि पार्शियल गुडविल मेथड के तहत अगर हम सॉल्व करें चीजों को तो इस केस में गुडविल के अगर जो भी इम्पेयरमेंट आएगी वो सारी की सारी इम्पेयरमेंट ग्रुप रिटेन अर्निंग्स में डेबिट हो रही होगी, यानी कि सारा का सारा इम्पेयरमेंट का बर्डन पेरेंट का लोकेट किया जाएगा। पेरेंट उस गुडविल की इम्पेयरमेंट का बर्डन बर्दाश्त कर रहा होगा। हमारी सिंपल जनरल एंट्री होगी कि हम ग्रुप रिटेन अर्निंग्स को डेबिट कर रहे होंगे, यानी कि कम कर रहे होंगे। तो अगर हम पीएनएल बना रहे होते हैं तो हम प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर रहे होते हैं। हम बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो हम रिटेन अर्निंग्स को डेबिट कर रहे होंगे। और दूसरी तरफ जो हमने पार्शियल गुडविल कैलकुलेट किया उसे हम क्रेडिट कर रहे होंगे। इसी तरह से अगर हम एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर करें, यानी कि फुल गुडविल मेथड के तहत अपनी वर्किंग लेके चले, तो फुल गुडविल मेथड में जो आपने गुडविल वर्कआउट की है वो पेरेंट की भी है, वो एनसीआई की भी है। आपने सब्सिडरी की 100% गुडविल, आपने सब्सिडरी की टोटल गुडविल को मेजर किया हुआ है। इस केस में अगर आपके पास इम्पेयरमेंट आती है तो जो भी इम्पेयरमेंट होगा उसे आप पेरेंट और सब्सिडरी में, पेरेंट और एनसीआई में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उनकी शेयर होल्डिंग परसेंटेज में। फॉर एग्जाम्पल कि एक पेरेंट की सब्सिडरी कंपनी में 80% शेयर होल्डिंग है, 20% एनसीआई है, तो जो भी इम्पेयरमेंट का मॉनेटरी अमाउंट आएगा उसे भी आप 80-20 कर दोगे, 80% 20% में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। जो 80% बर्डन है वो पेरेंट बर्दाश्त करेगा, पेरेंट बियर करेगा, तो पेरेंट की ग्रुप रिटेन अर्निंग्स डेबिट हो रही होगी। जो 20% बर्डन है वो एनसीआई बर्दाश्त करेगा, तो एनसीआई का नंबर डेबिट हो रहा होगा और अकॉर्डिंगली हमारी इम्पेयरमेंट से गुडविल क्रेडिट हो जाएगी। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गुडविल की इम्पेयरमेंट के हवाले से। फुल गुडविल मेथड में गुडविल की इम्पेयरमेंट पेरेंट एनसीआई दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। पार्शियल गुडविल मेथड में गुडविल की इम्पेयरमेंट सिर्फ और सिर्फ पेरेंट को डिस्ट्रीब्यूट होगी। इन एनी केस, चाहे पार्शियल गुडविल मेथड हो चाहे फुल गुडविल मेथड हो, एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि अगर गुडविल को आपने एक दफा इम्पेयर कर दिया तो सब्सिक्वेंटली गुडविल की इम्पेयरमेंट का रिवर्सल आई 36 में अलाउ नहीं है। आई 36 में हम ये पढ़ते हैं कि जब भी एसेट की रिकवरेबल अमाउंट उसकी कैरिंग अमाउंट से कम होगी आप अपने एसेट को इम्पेयर कर दोगे। सब्सिक्वेंट रिपोर्टिंग पीरियड पे अगर रिकवरेबल अमाउंट इंक्रीज हो जाए तो हमने जो पास में इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड की उसे हम रिवर्स भी कर सकते हैं। लेकिन गुडविल के हवाले से रूल ये है कि गुडविल वंस इम्पेयर्ड कैन नेवर बी रिवर्स। एक दफा एक साल में आपने अगर गुडविल को इम्पेयर कर दिया, सब्सिक्वेंटली अगर पॉजिटिव इंडिकेटर्स भी आते हैं, रिकवरेबल अमाउंट इंक्रीज भी हो जाती है, गुडविल की इम्पेयरमेंट का रिवर्सल आईएस 36 में अलाउ नहीं किया गया है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल के हवाले से। अगर हम इसको न्यूमेरिकली मैनेज करने की कोशिश करें, आपको याद होगा कि हमने लास्ट वीडियो में एक बेसिक एग्जांपल लिखी थी कंसोलिडेशन की, जिसमें हमने गुडविल और एनसीआई को दो डिफरेंट मेथड से मेजर किया था।
हमारे पास डैडी लिमिटेड सन लिमिटेड का एक सवाल था, जिसमें हमसे एनसीआई को फेयर वैल्यू पे रखकर या फिर एनसीआई को प्रोपोर्शनेट शेयर पर रखकर सारी वर्किंग्स वगैरह कवर करवाई गई थी। इसी सवाल में अगर मैं एक एडिशनल रिक्वायरमेंट ये ऐड कर दूं कि जो हमारी गुडविल है वो गुडविल इम्पेयर हो गई है, वो गुडविल इम्पेयर हो गई है, लेट से 20% से, कि जो भी ईयर एंड पे आपकी गुडविल है वो आपकी इम्पेयर हो गई है, लेट से 20% से, तो इसे हम अपनी वर्किंग में किस तरह से इनकॉर्पोरेट करेंगे। सर ने इस सवाल के हवाले से सारी बेसिक वर्किंग्स ऑलरेडी कर रखी थी, जिसमें हमने सब्सिडी के चेंजेस से नेट एसेट्स कैलकुलेट किए थे फुल गुडविल मेथड के तहत, पार्शियल गुडविल मेथड के तहत। इसके बाद हमने गुडविल कैलकुलेट की थी दोनों मेथड्स में। इसके बाद हमने एनसीए कैलकुलेट किया था, ग्रुप रिजर्व कैलकुलेट किया था, और फिर दोनों मेथड्स के तहत हमने बैलेंस शीट या कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया था। तो मैंने एक एडिशनल बात ये डाल दी इस सिनेरियो में कि आपकी जो गुडविल है वो 20% से इम्पेयर हो गई। हमने फुल गुडविल मेथड में गुडविल कैलकुलेट की थी 7,200, और हमने पार्शियल गुडविल मेथड में गुडविल कैलकुलेट किया था 6,400। अगर आपसे कहूं कि ईयर एंड पे 20% से गुडविल इम्पेयर हो गई है, तो आपने सिंपली क्या करना है कि जो भी आपने गुडविल कैलकुलेट की है इसका 20% वर्कआउट करना है। तो इम्पेयरमेंट एट 20%, तो ये आ जाएगा हमारे पास गुडविल एट रिपोर्टिंग डेट। इसी तरीके से फुल गुडविल मेथड में भी इम्पेयरमेंट एट 20%, तो ये हमारे पास गुडविल आ जाएगा एट रिपोर्टिंग डेट। अब देखिए, पार्शियल गुडविल मेथड में हमारी गुडविल वर्कआउट हुई थी 6,400 में, 6,400 का 20% कर दूं तो ये आ गया 1,280। तो 1,280 से अगर गुडविल इम्पेयर हो जाए तो हमारी गुडविल रह कितनी जाएगी, 6,400 माइनस 1,280, तो ये आ गया 5,120। और अगर फुल गुडविल मेथड हो तो हमारी गुडविल वर्कआउट हुई थी 7,200, 7,200 का अगर हम 20% करें तो ये आता है 1,440। तो हमारी जो गुडविल रह जाएगी वो रह जाएगी 7,200 माइनस 1,440, 5,760। ठीक है, तो दोनों मेथड में ऑब्वियसली गुडविल का नंबर डिफरेंट है, तो 20% ऑफ गुडविल इम्पेयरमेंट का नंबर भी डिफरेंट आएगा। स्पेशल गुडविल मेथड में जो आपने ये इम्पेयरमेंट वर्कआउट किए ना, ये सारी की सारी इम्पेयरमेंट पेरेंट के हिस्से में जाएगी, यानी सारा का सारा इम्पेयरमेंट का बर्डन पेरेंट बर्दाश्त करेगा, सारी की सारी इम्पेयरमेंट आप ग्रुप रिटेन अर्निंग्स में लेके जाओगे। लेकिन फुल गुडविल मेथड में जो आपने इम्पेयरमेंट का नंबर वर्कआउट किया था 1440, ये फुल गुडविल मेथड की इम्पेयरमेंट है, ये पेरेंट और एनसीआई दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब इस सवाल में पेरेंट और एनसीआई की जो शेयर होल्डिंग परसेंटेज थी वो थी 80-20, यानी पेरेंट का शेयर था 80%, एनसीआई का शेयर था 20%। तो आपने ये जो 1440 की इम्पेयरमेंट को वर्कआउट किया, इसे भी आप 80% 20% में ब्रेक कर दोगे, तो 80% आ जाएगा 1152, और 20% आ जाएगा 1440 इंटू 20%, 288। हमने इम्पेयरमेंट का नंबर वर्कआउट कर लिया, पेरेंट और एनसीआई का सब वर्कआउट कर लिया। और फुल गुडविल मेथड में, सॉरी पार्शियल गुडविल मेथड में हमारी इम्पेयरमेंट का नंबर वर्कआउट हुआ था 1280। ये सारी की सारी इम्पेयरमेंट हमें देनी है पेरेंट को, तो मैं क्या करता हूँ कि जो हमने ग्रुप रिजर्व्स का नंबर वर्कआउट किया है, इस ग्रुप रिजर्व्स के नंबर में इम्पेयरमेंट को लेस कर देता हूँ, लेस इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल। चूंकि पार्शियल गुडविल मेथड है तो सारी की सारी इम्पेयरमेंट पेरेंट के हिस्से में जाएगी, ग्रुप रिटेन अर्निंग्स को कम करेगी, 1280। तो हमारे पास ग्रुप रिजर्व्स का रिवाइज नंबर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 90,000 प्लस 4,000 माइनस 1280, 92,720। सर फुल गुडविल मेथड में हमने इम्पेयरमेंट वर्कआउट किए टोटल 1440, जिसमें पेरेंट का हिस्सा है 1152, एनसीए का हिस्सा है 288। एनसीए के हिस्से में मैं इम्पेयरमेंट का हिस्सा माइनस कर देता हूं, लेस इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल दैट इज 288। तो एनसीआई का जो रिवाइज नंबर आ जाएगा एट द रिपोर्टिंग डेट आ जाएगा 20,200 माइनस 288, तो ये आ गया 19,912। और इसी तरीके से पेरेंट का जो हिस्सा आता है 1152, इसे हम ग्रुप रिजर्व में पार्क कर देते हैं, डबल वन फाइव टू। तो हमारे पास ग्रुप रिजर्व्स का रिवाइज नंबर आ जाएगा 90,000 प्लस 4,000 माइनस 1152, ये आ गया हमारे पास 9284।
सर जनरल एंट्रीज भी बना देंगे पार्शियल गुडविल मेथड में और फुल गुडविल मेथड में आपने इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल को रिकॉर्ड करने के लिए क्या जनरल एंट्रीज बनाई होगी? देखिए पार्शियल गुडविल मेथड में आपकी जो इम्पेयरमेंट का नंबर था वो था 1280, जिसका एक इम्पैक्ट आपने गुडविल को रिड्यूस किया, दूसरा इम्पैक्ट आपने ग्रुप रिटेन अर्निंग को रिड्यूस किया। तो हमारी जनरल एंट्री सिंपली क्या बन रही होगी? हमारी जनरल एंट्री बन रही होगी ग्रुप रिटेन अर्निंग्स डेबिट 1280 और गुडविल क्रेडिट 1280। फुल गुडविल मेथड में हमने इम्पेयरमेंट टोटल वर्कआउट किए 1440, जिससे आपने गुडविल के नंबर को कम किया। इसका 80% इम्पैक्ट पेरेंट को दिया है ग्रुप रिजर्व्स की वर्किंग में, इसका 20% इम्पैक्ट एनसीआई को दिया है एनसीआई की वर्किंग में। तो इस केस में आपकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? इस केस में हमारी जनरल एंट्री बनेगी ग्रुप रिटेन अर्निंग्स डेबिट 1152, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट डेबिट 288 और गुडविल क्रेडिट दैट इज 1440। ये रिवाइज्ड एनसीआई, रिवाइज्ड गुडविल, रिवाइज्ड ग्रुप रिजर्व्स के नंबर्स को प्लॉट करेगा हमें बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट ऑलरेडी हमने बना रखी थी, लेकिन इसमें कुछ चीजें चेंज हो जाएगी। लाइक गुडविल का नंबर चेंज हो रहा होगा, गुडविल का नंबर चेंज होगा तो टोटल नॉन करंट एसेट्स चेंज हो जाएंगे, टोटल एसेट्स चेंज हो जाएंगे, ग्रुप रिजर्व्स एनसीआई का नंबर चेंज हो रहा होगा दोनों ही मेथड्स में, और अकॉर्डिंगली टोटल इक्विटी और लायबिलिटीज भी हमारी चेंज हो रही होगी। अब मैं रिवाइज नंबर्स को प्लॉट करता हूँ। सर गुडविल आपने कैलकुलेट की है पार्शियल गुडविल मेथड में 5120 आफ्टर इम्पेयरमेंट। तो 5120 की हम गुडविल प्लॉट कर देते हैं। पार्शियल गुडविल मेथड में हमारा एनसीआई का नंबर तो अनचेंज रहा, वो 19400 ही है। तो एनसीआई का नंबर आ जाएगा 19400। ग्रुप रिजर्व्स का नंबर हमारा चेंज हो गया, वो हो गया 92720। तो 92720 मैं टोटल करूं अगर, नॉन करंट एसेट्स आ जाएंगे 5120 प्लस 214000। नॉन करंट एसेट्स आ गए हमारे पास 219120। करंट एसेट्स में कोई चेंज नहीं आया 170,000, तो 219120 प्लस 170,000 ये आ गया 389,120। इक्विटी एंड लायबिलिटीज का टोटल अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 2 लाख प्लस 92,720 प्लस 19,400 प्लस 52,000 प्लस 25,000। तो ये आ गया 389,120। ये हमारी पार्शियल गुडविल मेथड के तहत जो गुडविल थी, जो बैलेंस शीट थी, वो हमारी रिकंसाइल है। हमारे पास टोटल एसेट्स आ रहे हैं 389,120 और टोटल इक्विटी लायबिलिटीज आ रही है 389,120। इसी तरह से फुल गुडविल मेथड में जो हमारी गुडविल का रिवाइज नंबर है वो है 19912, सॉरी 19912, तो एनसीआई का नंबर है, गुडविल का नंबर है 5760। तो इससे अगर हम प्लॉट करें बैलेंस शीट पे, ये आ जाएगा 5760। इसी तरीके से हमारे पास एनसीए का जो नया नंबर है आफ्टर इम्पेयरमेंट, आफ्टर एलोकेटिंग इम्पेयरमेंट, वो है 19912। एनसीआई 19912। ग्रुप रिजर्व्स का जो नंबर था आफ्टर इम्पेयरमेंट वो था 92848। तो 92848। अब टोटल कर लेता हूं सारी चीजों का। तो नॉन करंट एसेट्स 5760 प्लस 214000, ये आ जाएगा 219,760। नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स प्लस 170,000, तो टोटल एसेट्स आ जाएंगे 389,760। इसी तरह से इक्विटी एंड लायबिलिटीज का टोटल करें तो 2 लाख का शेयर कैपिटल, 92,848 का ग्रुप रिजर्व्स, 19,912 की एनसीआई प्लस 77,000 की करंट लायबिलिटीज, तो ये आ गया 389,760। तो ये हमारे टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज आ रही है 389,760 और टोटल एसेट्स भी आ रहे थे 389,760। तो ये हमारी बैलेंस शीट यहाँ पे रिकंसाइल करती है। तो ये हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट था गुडविल की इम्पेयरमेंट से बर्डनिंग। अगर पार्शियल गुडविल मेथड में गुडविल की इम्पेयरमेंट होगी तो गुडविल का सारा बर्डन पेरेंट बर्दाश्त करेगा, यानी कि ग्रुप रिटेन अर्निंग्स कम होगी। और अगर फुल गुडविल मेथड में इम्पेयरमेंट आएगी तो गुडविल को भी आप पेरेंट और एनसीआई की शेयरहोल्डिंग परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। जितना बर्डन पेरेंट का है वो ग्रुप रिटेन अर्निंग्स को रिड्यूस करेगा, जितना बर्डन एनसीआई का वो एनसीआई को रिड्यूस कर रहा होगा। एक छोटा सा सवाल आपके जहन में ये आ सकता है
कि सर जब पार्शियल गुडविल मेथड के तहत वर्किंग कर रहे थे, यानी कि सिर्फ पेरेंट के हिस्से की गुडविल कैलकुलेट की थी और गुडविल 20% से इंपेयर हो गई, तो आपका गुडविल की इम्पेयरमेंट का नंबर वर्कआउट हुआ है 1280। जब आपने फुल गुडविल मेथड के तहत गुडविल वर्कआउट की तो टोटल गुडविल तो आई 1440, लेकिन इसका पेरेंट का जो पोर्शन आया वो आया 1152। अगर पेरेंट का पोर्शन 80% है तो पेरेंट का पोर्शन पार्शियल गुडविल मेथड के तहत जो हमने इम्पेयरमेंट कैलकुलेट की है उसे मैच नहीं करना चाहिए। सर इसका जवाब ये कि जरूरी नहीं है, क्योंकि पार्शियल गुडविल मेथड में सिर्फ आप पेरेंट के हिस्से की गुडविल कैलकुलेट करते हो, यानी कि पेरेंट ने सब्सिडी को एक्वायर करने के लिए क्या कंसिडरेशन पे की और सब्सिडी के नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू का डिफरेंस। फुल गुडविल मेथड में आप पेरेंट की कंसिडरेशन एज वेल एज एनसीआई की भी शेयर्स की वैल्यू लेते हो, तो जरूरी नहीं है कि पेरेंट ने सब्सिडी को एक्वायर करने के लिए जो पर शेयर कंसिडरेशन पे की हो वो एनसीआई की भी पर शेयर फेयर वैल्यू के बराबर हो। क्या मतलब, देखें इस सवाल में जो सब्सिडी है इसका टोटल शेयर कैपिटल कितना है 80,000, ठीक है। पेरेंट ने कितना एक्वायर किया 64,000, यानी कि इस 80,000 शेयर्स में से 64,000 शेयर्स पेरेंट ने एक्वायर किए हैं, बाकी के जो 16,000 शेयर्स है वो एनसीआई के, ठीक है। तो अगर आप पेरेंट की 80% कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट देखो तो वो आ रही है 80,000, तो अगर मैं पर शेयर कॉस्ट निकालू तो वो कितनी होगी 80,000 डिवाइडेड बाय 64,000, यानी पेरेंट ने 64,000 शेयर्स एक्वायर किए 80,000 के, तो यानी कि पेरेंट ने एक तरह से एक शेयर एक्वायर किया है 1.25 का। फुल गुडविल मेथड में भी पेरेंट ने 80,000 रुपए के 64,000 शेयर्स एक्वायर किए, यानी कि 1.25, लेकिन एनसीआई के जो 16,000 शेयर्स हैं, उनकी जो वैल्यू है वो कितनी है 1.2। तो चूंकि पेरेंट और एनसीआई की पर शेयर कॉस्ट या पर शेयर फेयर वैल्यू सेम नहीं, में जो डेफिनेट कैलकुलेट होता है फुल गुडविल मेथड या पार्शियल गुडविल मेथड में वो सेम रेशियो में कैलकुलेट नहीं होता। इसी वजह से जो इम्पेयरमेंट है पार्शियल गुडविल मेथड में पेरेंट का हिस्सा कितना आ रहा है 1280, लेकिन जरूरी नहीं है कि फुल गुडविल मेथड में भी जो इम्पेयरमेंट इनटू पेरेंट परसेंटेज निकाले तो वो उससे एग्जैक्टली मैच कर रहा हो। तो यहाँ तक हमारा सिंपल सा इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।